हेलो दोस्तों, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बीए प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस के अनुसार राज्य के नीति निदेशक तत्व का अध्ययन करेंगे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है। इसके साथ साथ इसका उल्लेख हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है तथा किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख है तथा इसके अंतर्गत राज्य के कौन कौन से निदेशक तत्व निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया है और ये जो राज्य का नीति निदेशक तत्व है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख हमारे संविधान के किस भाग में है, तो भाग आपका कौन सा है, 4 है। दूसरा प्रश्न कि नीति निदेशक तत्व का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक है, तो 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि नीति निदेशक जो तत्व है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन 3 बातों को आपको बिल्कुल याद रखना है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 और इसके साथ साथ आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व को लिया गया है। इसके बाद से हम देखते हैं कि वास्तव में कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही इस राज्य के नीति निदेशक तत्व का क्या है, उद्देश्य है। इसके साथ साथ जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, BN राव थे। यहां से भी ये प्रश्न बहुत बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है कि संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो BN राव थे। उन्होंने सलाह दिया था कि संविधान में 2 तरह के मौलिक अधिकार रखे जाएं। पहला था कि वह मौलिक अधिकार जो तुरंत रूप से लागू हो तथा उससे न्यायालय में चुनौती दी जा सके, और दूसरा मौलिक अधिकार वह रखा जाना चाहिए जो धीरे धीरे राज्य के द्वारा क्या किया जाए, लागू किया जा सके और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। तो इस तरह से BN राव का ही यह सुझाव था कि 2 तरह के मौलिक अधिकारों का समावेश भारत के संविधान में होना चाहिए। एक ऐसा जो तुरंत लागू हो, इसके साथ साथ न्यायालय में जिसके विरुद्ध चुनौती दी जा सके। इसके अलावा दूसरा मौलिक अधिकार ये होना चाहिए कि वह ऐसा अधिकार होना चाहिए जो धीरे धीरे राज्य के द्वारा क्या किया जाए, लागू किया जा सके और इसके विरुद्ध न्यायालय में चुनौती ना दी जा सके। तो इस तरह से BN राव जी का ये 2 तरह का सलाह था। इसके बाद से इनके विचारों को माना तो गया, लेकिन इनके विचारों को मौलिक अधिकार 1 और 2 के नाम से नहीं रखा गया, बल्कि मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार के नाम से रखा गया और दूसरे जो न्यायालय में परिवर्तनीय विचारधारा नहीं थी, जो सरकार उस समय जनता को देने योग्य सक्षम नहीं थी, उन अधिकारों को नीति निदेशक तत्व के नाम से संविधान में समाहित कर दिया गया। यानी कि जो मौलिक अधिकार जनता को प्रदान किए जाने योग्य थे उनको मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया। दूसरे तरह के जो अधिकार थे उनको जो इसको सरकार तुरंत उस जनता को दे नहीं सकती थी उसको नीति निदेशक तत्व के नाम में समाहित किया गया, अर्थात नीति निदेशक तत्व के रूप में इसको रखा गया। आप देख रहे होंगे। इसके साथ साथ सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार का क्या दायित्व होना चाहिए,
इसके तहत इसे नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया और यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता है। अर्थात मौलिक अधिकार की भांति हम न्यायालय में नीति निर्देशक तत्व के विरुद्ध चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है इसमें आप अंतर भी समझ गए होंगे। यानी कि हम मौलिक अधिकार के विरुद्ध न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसके विरुद्ध हम किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। राज्य यह जो भी नीति निर्देशक तत्व है उसको धीरे धीरे समय परिस्थिति के अनुसार लागू करता रहेगा, इसके लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। यहां से हम देखते हैं एक एक जो राज्य निर्देशक तत्व हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद नंबर 36। इसके तहत राज्य की परिभाषा तय की गई है, जिसमें राज्य का अर्थ कानून बनाने वाली कार्यपालिका यानी संसद, विधानसभा, स्थानीय स्तर पर शासन करने वाली ग्राम पंचायत के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि सीधे सीधे अनुच्छेद 36 के तहत राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 37 देखते हैं, इसमें किस तरह का उल्लेख है। तो यह प्रावधान किया गया है कि नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। इसके पहले भी मैंने आपको अभी चर्चा किया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं इनके बीच अंतर यही है कि हम न्यायालय में मौलिक अधिकार के विरुद्ध शरण ले सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं, लेकिन राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में हम चुनौती नहीं दे सकते हैं। अर्थात ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 37 में 37 में किया गया। अगला है अनुच्छेद नंबर 38 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि लोक कल्याण की वृद्धि के लिए राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या प्राप्त हो सके, न्याय मिलेगा। आपने प्रस्तावना पढ़ा, प्रस्तावना में भी इन 3 प्रकार के न्याय देने की बात कही गई है कि भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या होगा, प्राप्त होगा। तो इस तरह से राज्य का ये कर्तव्य होगा कि राज्य में रहने वाले सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या करें, प्रदान किया जाए। ये आपने 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखा, अनुच्छेद 36, 37 और 38। 36 में क्या कहा, राज्य की परिभाषा। 37 में क्या कहा गया कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। 38 में क्या कहा गया, मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा इसके साथ साथ लोक कल्याणकारी राज्य के लिए तत्पर रहेगा। इसके बाद से अगला जो नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद नंबर 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई तथा निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में कार्य करने वाले सभी लोगों को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, अगर काम समान है तो मजदूरी भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ऐसी बात कही गई है। इसके साथ साथ जो गरीब तबके के लोग हैं उनको निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है। सरकार के द्वारा उनको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। फिर से अनुच्छेद 39 में करा कि धन का समान वितरण होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे समाज में समान का पूर्ण रूप से जो है कि धन के दृष्टि से समानता नहीं है समाज में, फिर भी नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि धन का क्या होना चाहिए, समान वितरण होना चाहिए। इसके साथ साथ अनुच्छेद नंबर 40 में कहा गया है कि इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए। यानी कि जैसे हम अगर उत्तर प्रदेश में, बिहार में है या मध्य प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में निवास करते हैं तो उस प्रदेश सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि ग्राम पंचायतों का वो क्या कर सकता है, गठन कर सकता है। तो इस तरह से अनुच्छेद नंबर 40 में
ये कहा गया है कि इस के तहत प्रावधान किया गया है कि राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 41 में कहा कि कुछ विशेष परिस्थितियों में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का भी अधिकार नागरिकों को होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उस वृद्ध व्यक्तियों को क्या दिया जाता है, वृद्धा पेंशन दिया जाता है। तो वह परिस्थिति है, यानी कि वो वृद्ध हो चुके हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में काम भी लोगों को प्रदान किया जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 41 में किया गया। तो यहाँ पर भी मुख्य रूप से 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। फिर से आगे देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 42 में यह प्रावधान किया गया है कि काम न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाना चाहिए। यानी कि किसी भी व्यक्ति से यदि हम काम ले रहे हैं तो काम का जो स्थान है, जगह है, ऐसा होना चाहिए जो मानोचित दशाओं में, यानी कि ऐसा हो जहां धूप मिलता हो, जहां हवा उचित रूप से पहुंचती हो, ऐसे जगह पर ही हम व्यक्ति से काम ले सकते हैं। ऐसा वातावरण, ऐसा जगह नहीं होना चाहिए जिससे कि मानव जीवन ही खतरे में पड़ जाए। तो इस तरह से महिलाओं के लिए विशेष रूप से प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है और ऐसा राज्य के द्वारा किया भी जाता है। महिलाओं को प्रसूति अवकाश का भी प्राविधान किया गया है। तो अनुच्छेद 42 में इसका उल्लेख किया गया है, यानी कि क्या न्याय संगत होना चाहिए, मानवोचित दशाओं में होना चाहिए और स्त्रियों को प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाना चाहिए, जो राज्य के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अनुच्छेद नंबर 43 में आप देख रहे हैं, कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। करा कि कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी का तात्पर्य यह है कि राज्य के द्वारा यह निश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी अगर कर्मचारी है तो उसका मजदूरी इतना अवश्य दिया जाए जिससे उसका निर्वहन हो सके, उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो सके। इसके साथ साथ राज्य का ये कर्तव्य होगा कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का कार्य करेगा। लेकिन आज के समय में आप देख रहे हैं कि कुटीर उद्योग धीरे धीरे बिल्कुल समापन की स्थिति में बने हुए हैं। बड़े बड़े उद्योग इनका स्थान प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में स्थान दिया गया है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि उद्योग का प्रोत्साहन किया जाएगा जो मुख्य रूप से कुटीर होंगे। इसके साथ साथ अनुच्छेद नंबर 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता होना चाहिए। इसका पालन अभी फिलहाल 100% नहीं हो पा रहा है। राज्य के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता होनी चाहिए और इस पर सरकार के द्वारा तीव्र गति से काम भी किया जा रहा है। ऐसे ही काम होता रहा तो आने वाले कुछ ही समय में ये समान सिविल संहिता भी क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। इसके बाद से समान सिविल संहिता का तात्पर्य ये समझ रहे होंगे कि सभी धर्मों के लिए विशेष रूप से समान कानून की स्थापना होना, वही है समान सिविल संहिता। इसके बाद से है अनुच्छेद नंबर 45, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, राज्य की होगी। और इसी के तहत आप लोगों ने अनुच्छेद नंबर 21A देखा होगा, जो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो इस तरह से राज्य का ये कर्तव्य है कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए और इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 45 में किया गया। तो इस तरह से यह भी आपको याद रखना है
कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य को किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 45 में। इसके बाद से लास्ट में अनुच्छेद नंबर 46, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों अन्य वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में वृद्धि की जानी चाहिए। यानी कि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति हैं, जो मुख्य रूप से मान लीजिए कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इन वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि की जानी चाहिए। इसका भी जिम्मेदारी किसका है? राज्य का होना चाहिए, अनुच्छेद नंबर 46 के तहत। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का कर्तव्य भी किसका होगा? राज्य का होगा। यानी कि राज्य में मुख्य रूप से पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाए रखने का जिम्मेदारी, इसके साथ साथ स्वास्थ्य में सुधार करने की जिम्मेदारी राज्य के अंतर्गत होना चाहिए, राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ अनुच्छेद नंबर 48 में कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा तथा दुधारू पशुओं का क्या किया जाएगा? संरक्षण किया जाएगा। यानी कि चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः कृषि के क्षेत्र में विकास हेतु राज्य का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का क्या किया जाएगा? प्रयास किया जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि सरकार के द्वारा तमाम कृषि के क्षेत्रों में अनेक उपकरण जो नए नए आ रहे हैं, उस पर जो है कि सब्सिडी प्रदान की जा रही है। तो इस तरह से राज्य को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह कृषि के क्षेत्र में इसके साथ साथ जो दुधारू पशु हैं उनके संरक्षण के संबंध में हमेशा जो है कि प्रयास किया जाएगा कि उनका संवर्धन हो, संरक्षण हो। इसके बाद से अनुच्छेद 48 में कहा कि पर्यावरण का संरक्षण तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का जिम्मेदारी राज्य को प्रदान किया गया है। यानी कि पर्यावरण यदि शुद्ध है तभी मानव जो है कि सही ढंग से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। इसके साथ साथ वन और वन्य जीवों की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी राज्य की होगी। अनुच्छेद नंबर 49 में कहा गया है कि महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना सभी का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। जैसे आगरा का ताजमहल हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी, इसका जो संरक्षण है उसका जिम्मेदारी किसको है? राज्यों का है। तो इस तरह से अनुच्छेद 49 में यह कहा गया है कि जो भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करना कर्तव्य किसका है? राज्य का है। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग क्या करेंगे? कार्य करेंगे, और इसका पालन भी हमारे देश में होता ही है। क्योंकि जो न्यायपालिका है हमारे देश की एकीकृत न्यायपालिका होती है, और जो कार्यपालिका होती है इस न्यायपालिका से बिल्कुल क्या होती है? अलग होती है। तो इस तरह से यह राज्य का कर्तव्य होगा कि इसका निर्धारण करें कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक दूसरे से अलग अलग कार्य करें। सबसे लास्ट में अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भी राज्य कार्य करेगा। यानी कि चाहे वह आंतरिक चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हो, उन सभी की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य की होगी। तो इस तरह से यह आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे, तत्व थे, जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।